हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे डीडी एजुकेशन चैनल में। आपके बीएड के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के 3 दिन रह चुके हैं और मैं आपके लिए फर्स्ट पेपर मेथड ऑफ टीचिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। कुछ नहीं है, ये पूरे 250 क्वेश्चन का सीरीज़ है। शायद हमारा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, मैं अभी से बोल रही हूँ आपको फ्रेंड। देखते हैं वीडियो में आगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संपूर्ण पाठ से लिया गया है, सारे रिलेशन से ली हूँ मैं। जिधर जिधर से भी पूछे जाएंगे। हमारे नोट्स शायद क्लियर नहीं है, उतने सुंदर अक्षरों में नहीं लिखा, लेकिन जितना भी लिखा है उतना इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया हमारे वीडियो को देखें। सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनको पेपर में हेल्प हो सके। आपके पेपर के 3 दिन रह चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा फ्रेंड। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है, शिक्षण के स्तर 3 होते हैं। कौन कौन? चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। तो चिंतन स्तर के ऊपर लिखा है हंट, बोध स्तर के ऊपर लिखा है मॉरिसन और इसके हर्बट। ये दोनों तीनों इसके क्या है? प्रवर्तक है। ये तीनों इसके प्रवर्तक है। शिक्षण के 3 चरण होते हैं, पूर्व क्रिया सोपान, अंतर क्रिया सोपान, उत्तर क्रिया सोपान। आप इस सारे क्वेश्चनों को रट के जाइएगा फ्रेंड, और यहीं से आएगा। ये 100% की मैं गारंटी देती हूँ अपने तरफ से कि यहीं से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट, फ्लैडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण संबंधित है, किससे संबंधित है फ्लैडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण? तो शिक्षक व्यवहार से, मतलब टीचिंग बिहेवियर से संबंधित है फ्लैडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण। शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन एवं दिशा बोध है, जिसका कथन है, ये किसका कथन है कि उद्दीपन शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन एवं दिशा बोध है। ये किसने कहा था? तो बर्टन ने कहा था। हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे दिया है, नियोजन संगठन अग्रसर नियंत्रण। नियोजन संगठन अग्रसर नियंत्रण शिक्षण अधिगम प्रबंधन के इन चारों तत्वों की चर्चा किसने की थी? तो किसने की थी? डेविस ने की थी। नियोजन संगठन अग्रसर नियंत्रण और शिक्षण अधिगम की इन प्रबंधों की चारों तत्वों की चर्चा डेविस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य का संबंध अधोलिखित में किससे नहीं होता? तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों का संबंध अधोलिखित किससे नहीं होता? तो निर्देशात्मक से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, टोली शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका में कब हुआ था? तो टोली शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका में 1955 में हुआ था। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली किसने दी? तो जेएफ हार्वर्ड ने दी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं बहुत ही अच्छे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लेके आई हूँ। आप टेंशन प्लीज़ छोड़ दीजिए और वीडियो छोड़ के बीच में मत जाइएगा प्लीज़, आपसे अनुरोध है। वीडियो देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के को स्थापित करने का श्रेय किसने दिया? किसे जाता है या फिर किसने दिया? क्रियात्मक अनुसंधान को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो स्टीफन एंड कोरे को जाता है। निदानात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? तो छात्रों की समस्या समाधान से। नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निदानात्मक शिक्षण किससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? निदानात्मक से आप ये मत जानिए कि छात्रों की समस्याओं के समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण अधिगम प्रबंधन में कौन सा तत्व समाहित नहीं होता? तो विश्लेषण नहीं होता हमारे शिक्षण अधिगम प्रबंधन में, विश्लेषण समाहित नहीं होता। संवाद विधि के उद्देश्य क्या है? हमें लगता है कि ये नोट्स बनाए तो उसमें कुछ होगा, तो मैंने उपरोक्त यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट, फ्लैडर्स ने कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को कितने वर्गों में बांटा? तो 3 वर्गों में बांटा। फ्लैडर्स ने कक्षागत व्यवहार के अंतर्गत अध्यापकों के संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को 3 भागों में बांटा था। शाब्दिक व्यवहार को यहाँ पे देखते हैं हम। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। ये किसने कहा था? तो गेज ने कहा था। और ये द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग किसकी रचना है? तो डेविस की रचना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये पुस्तक
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख के जाएगा। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो सिडनी एल प्रेशी जी ने किया था। समस्या समाधान की योग्यता का विकास उद्देश्य है। समस्या समाधान योग्यता का विकास का उद्देश्य क्या क्या है? तो पृष्ठा प्रशिक्षण प्रतिमान, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान, आगमन अधिगम प्रतिमान, उपरोक्त सभी है। ये शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है, चलते हैं देखते हैं। उद्देश्य सामग्री कार्य विश्लेषण, ये शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। अगला है शिक्षक तकनीकी को सुब्लिमेशन टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसने कहा? तो किसने कहा? रॉबर्ट ए क्राफ्ट ने कहा था। अगला है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिकी शिक्षण नीति नहीं है? तो व्याख्यान जो है वो जनतांत्रिकी शिक्षण नीति नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता क्या होगा? सभी होंगे जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला है यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। वो क्या होता है? विस्मृत हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण, अगला है सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया अंग में पुनः पाठ्य योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो कितने? 12 मिनट का समय दिया जाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत की प्रक्रिया में मुख्यतः कौन सा है? तो पुनर्बलन है। अगला है अधिगम में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो आत्मीकरण में अधिगम में सबसे अधिक भूमिका आत्मीकरण की होती है। अगला है, ये बहुत ही मोस्ट है, शिक्षक द्वारा बालकों में किस प्रकार का पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाना चाहिए? तो ध्यान केंद्रित करके आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए शिक्षकों को। अगला है क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है? तो ये सबको पता होगा, ये स्किनर जी का है ये क्रियात्मक अनुबंध। अगला है सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु तथा समय शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली संक्षिप्तकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? तो एलन जी ने दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु समय तथा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली संस्कृत तथा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण का ये परिभाषा है, किसने दिया? एलन ने दिया। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होती है तो संपर्क से होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के आधार के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो वीएफ स्किनर के। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो सूक्ष्म शिक्षण के, स्किनर के। कौन सा सिखाना अस्थायी होता है? समझकर सिखाना अस्थायी होता है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया अंग नहीं है। क्या? उद्देश्य प्रयुक्त प्रक्रिया अंग नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मानसिक अनुबंध प्रयोगों की अनुबंधित अनुक्रिया को विलोपन किस कारण होता है? तो पुनर्बलन की अनुपस्थिति के कारण होता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये किसने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया? स्किनर ने कहा था। अगला है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। जॉन डीवी के अनुसार व्यवहार का करना पक्ष सीखने का क्या कहलाता है? तो गति या क्रियात्मक क्षेत्र कहलाता है। रॉबर्ट गेनी के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? तो समस्या समाधान अधिगम प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। रॉबर्ट गेनी के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? तो समस्या समाधान की अधिगम प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है ये? तो अधिगम प्रक्रिया से प्रभावित होती है। विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से अधिगम की दृष्टि, ये क्वेश्चन हमारा, विद्यालय की भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से अधिगम की दृष्टि से सबसे प्रयुक्त शिक्षण सामग्री मानी जाती है छात्रों द्वारा निर्मित
छात्रों द्वारा निर्मित मानी जाती है। ये मोस्ट है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो गुथरी ने मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? तो दूसरों पर निर्भरता मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितने का होता है? तो 5 से 10 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है तो 5 से 10 विद्यार्थियों का होता है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय कितना होता है? तो 12 मिनट का पुनर्नियोजन का समय होता है। यही सबसे ज़्यादा समय होता है पुनर्नियोजन में। ओके फ्रेंड, आगे देखेंगे अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं होता? तो दूसरों पर निर्भरता मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता उसकी इच्छा शक्ति होती है। सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में अध्ययन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक स्वरूप है जो शिक्षण को जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो मैकलोन तथा अनवीन का है। मैकलोन तथा अनवीन का है। शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीकों का उपयोग में लिए जाते हैं? तो शिक्षण अधिगम जब हम करवाते हैं तो कौन कौन से तरीके का उपयोग लेते हैं, देखते हैं हम कि शिक्षण अधिगम करवाते समय। तो सरल से जटिल, अधिक से अधिक, नवीन ज्ञान से पूर्ण ज्ञान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र तकनीकी का पद में इनमें से कौन सा नहीं है? तो चर्चा सत्र का बहुत दे देता है। तो चर्चा सत्र जो है वो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के पद में नहीं आता है। अगला है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अनिवार्य अर्जन है। ये किसने कहा था सीखना के बारे में? तो क्रो ने कहा था कि सीखना आदतों और ज्ञान की अभिवृत्तियों का अर्जन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय कितना होता है? वो पहले भी मैं बताई हूँ, पुनर्नियोजन का समय 12 मिनट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा अधिगम आधारभूत शर्त नहीं है? तो प्रतिपादन अधिगम आधारभूत शर्तें नहीं होती हैं। अगला है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसने कहा था? तो गेट्स ने कहा था कि अधिगम और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कौन से कारक है? तो प्रस्तुतिकरण तथा सहायक सामग्री का प्रयोग जो हमारे अधिगम शिक्षण से संबंधित होती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो BS ब्लूम यहाँ पे लिखा है, जो बहुत ही गलत है कि बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान का प्रतिपादन भी किसका? तो BS ब्लूम। अच्छा, बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान के बारे में बात की है। बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान है, यहाँ पे प्रतिमान, बोध स्तर नहीं है, बस प्रतिमान के बारे में। तो BS ब्लूम होगा इनका। सूक्ष्म शिक्षण है, शिक्षण तकनीकी है सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण नामक पुस्तक लिखी किसने? एलन तथा रियान ने लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं हम। एलन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों की व्याख्या की? तो 14 शिक्षण कौशलों की व्याख्या की। अगला है सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो DW एलन तथा किट एचिसन जी हैं। DW एलन है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के प्रमुख कारक कौन है? अगला है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो प्रोफेसर HC मॉरिसन ने बूथ स्तर पर कितने चरणों में वर्णित किया? इसके मैंने आंसर नहीं लिखा है, सॉरी। उसके हमको लगता है कुछ उपयुक्त करके दिया होगा तो इसके लिए। नेक्स्ट, प्रोफेसर HC मॉरिसन को बूथ स्तर
पर कितने चरणों को वर्णित किया? तो 5 चरणों पर वर्णित किया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और अनुवाचन। नेक्स्ट है संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। परिभाषा किसने दिया? न्यूमन एवं समर ने दिया है। लुईस ए एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया को कितने तत्व बताए? तो 4 तत्व बताए। लुईस एन एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया के 4 तत्व बताए। संचार को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संचार को 3 वर्गों में बांटा गया है। संप्रेषण, अगला है संप्रेषण किस के हस्तांतरण और समझ के संदर्भ में होता है? तो अर्थ। अगला है बर्कलो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है, क्या है? तो SNCR, क्या है? SNCR बर्कलो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है ये। अगला है संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ, ये इसके आवश्यक घटक हैं। अगला है कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? तो प्रतिपुष्टि संप्रेषण का प्रभावी मूल तत्व है। अगला है कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? तो संवेगात्मक अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण DD तिवारी सन 1967 CIP मतलब इलाहाबाद में उन्होंने इंस्टीट्यूट में ये रखा था सूक्ष्म शिक्षण। संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या है? ठीक उसी प्रकार, भली प्रकार संदेश भेजना। संप्रेषण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। संप्रेषण के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक, अशाब्दिक। संप्रेषण संपूर्ण होगा जब ग्राही क्या देगा? प्रतिपुष्टि देगा, तब संप्रेषण को संपूर्ण मानी जाती है। अशाब्दिक संप्रेषण 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। संप्रेषण है एक क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। हाँ हूँ कहना किस संप्रेषण के अंतर्गत आता है? तो वाणी संप्रेषण के अंतर्गत आता है। संप्रेषण एक गयात्मक प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो एंडरसन ने कहा था कि संप्रेषण एक गयात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम संप्रेषण में मुख्य बाधाएं क्या क्या आती है? तो भाषा त्रुटि, संप्रेषण माध्यम में बाधा, यही उसकी मुख्य बाधाएं होती हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के से हुई थी। किस शब्द से हुई थी? तो कम्युनिस्ट शब्द से हुई थी। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण का इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की कम्युनिस्ट शब्द से हुई थी। आगे हम देखते हैं संप्रेषण की सफलता के लिए उत्तरदायी होता है, क्या उत्तरदायी होता है? तो प्रेषककर्ता और प्राप्तकर्ता, और ये इसके प्रथम पद कहे जाते हैं और ये इसके मतलब दूसरे पद कहे जाते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभ होती है संदेश स्रोत से। संप्रेषण विधियों का प्रयोग किया जाता है शैक्षिक प्रशासन एवं समन्वय में नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक, शासनिक और सामाजिक मान्यताएं हैं जो ये तीनों शिक्षण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है शिक्षण कैसी प्रणाली है? तो शिक्षण क्रियात्मक प्रणाली है, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। नेक्स्ट है एक तंत्रीय शासन की शैक्षिक व्यवस्था का स्वरूप होता है, कैसा? तो परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है एक तंत्रीय शासन में शिक्षण की धारणा है, क्या है एक तंत्रीय शासन में शिक्षक की धारणा? देखते हैं शासन का स्वरूप, ढांचा शिक्षण क्रियाओं एवं उनके स्वरूप को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या क्या है? तो स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक सिद्धांत। नेक्स्ट है हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली का आधार है, क्या? आधुनिक धारणाओं पे ये रहती है। प्रणाली उपागम का प्रयोग किसने किया था? मैकडोनाल्ड ने प्रणाली उपागम का प्रयोग किया था। मैकडोनाल्ड ने शिक्षण स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग किया जिसे 4 भागों में बांटा था। इन्होंने प्रणाली उपागम का प्रयोग किया जिसे 4 भागों में बांटा था, कौन कौन सा? पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम। नेक्स्ट है ग्रीन ने शिक्षण प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। टीचिंग टेक्नोलॉजी के 4 स्तर ग्रीन ने बताए, अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम माता रोपर। ब्लूम द्वारा शिक्षण के 3 पक्ष बताए गए हैं,
ब्लूम द्वारा शिक्षण के कितने 3 पक्ष बताए गए। शिक्षण को 3 भागों में किसने बांटा, तो ब्लूम ने बांटा। शिक्षण उद्देश्य सीखने का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण के प्रकार हैं। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। शिक्षण के स्तर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। शासन प्रणाली के आधार पर एक तंत्र, लोकतंत्र, हस्तक्षेप। नेक्स्ट है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। ये शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर है तो प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य करना। और वही शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर है तो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। नेक्स्ट है शिक्षण स्वरूप के आधार पर कैसे होते हैं, 3 ही होते हैं, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर ने शिक्षण को माना, क्या माना है, अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है बर्टन ने। शिक्षण के सिद्धांत को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, शिक्षण के समान सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण सूत्र। नेक्स्ट है शिक्षण में जीवन में से दूरी से क्या होता है, तो प्रभावहीन अधिगम हो जाएगा। शिक्षण में जीवन से दूरी का अर्थ प्रभावहीन अधिगम। हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं उसे बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, रायबर्स का है। नेक्स्ट है किंडर गार्डन तथा मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट किस सिद्धांत का पालन करती है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत का पालन करती है। नेक्स्ट है किसी भी कार्य को करके सीखना अधिगम का सर्वोत्तम विधि है, किसने कहा था, फ्रोबेल ने। लर्निंग बाय डूइंग, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट है तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है, किसने कहा, पियाजे ने। शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर, तो शिक्षण की सफलता शिक्षण की पूर्व योजनाबद्ध तैयारी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण में लचीलापन निर्भर करता है। शिक्षण में लचीलापन निर्भर करता है किससे, शिक्षक की कलात्मक क्षमता और योग्यता एवं दक्षता पर करता है। सहसंबंध, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की आवश्यकता कब पड़ती है, तो विषय को रोचक, रस और सरस एवं बोधगम्य बनाने हेतु सहसंबंध की आवश्यकता पड़ती है। पूर्व अनुभव सिद्धांत सहायता करती है। पूर्व अनुभव सिद्धांत सहायता करती है बालक के पूर्व व्यवहार का पता लगाना तथा नवीन ज्ञान का आधार तैयार करने में। उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत के 2 स्वरूप होते हैं, कौन कौन से उपचारात्मक सिद्धांत के 2 स्वरूप होते हैं, तो छात्रों की कमजोरी और रुचियों का पता लगाना और कमियों का उपचार करके शिक्षण देना। स्व अधिगम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, छात्रों के आत्मविश्वास, अन्वेषण क्षमता तथा स्वतंत्र चिंता एवं प्रवृत्ति के विकास करने में करते हैं। नेक्स्ट दिया है शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो 1963 में जेम्स ब्रूनर के द्वारा शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग हुआ था। शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोन्स ब्रांसमोर 1967 में शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किए थे। फ्रेंड बस मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो फ्रेंड, कि अभी बहुत है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ उसका। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जितने ये लेके आऊँगी क्वेश्चन एमसीक्यू का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि इसमें टोटल 250 क्वेश्चन है। ये लोग कह रहे हैं अपने वीडियो में 500 डाल दिया, ये डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं रह रहा। मैं जाके देख चुकी हूँ, मेरे इसमें पूरे 250 क्वेश्चन का है। और फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।